बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 से, और एक्सरसाइज 1.1 को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। उसी के आगे आज बढ़ते हुए हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे। याद करवा दें कि एक्सरसाइज 1.1 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित सारे प्रश्न थे, उनको हमने एक एक करके सारे प्रश्नों को कंप्लीट किया है। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे। देखो बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि कोई भी आपको गफलत नहीं करनी है, एक एक करके सारे प्रश्नों को बड़े आराम से एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज एकदम एक एक करके पाठ्यक्रम को खत्म करना है अच्छे से, मन से। ठीक है, तो पिछले एक्सरसाइज को अगर आप तक आपने कंप्लीट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्रेस करके उस वीडियो पर जाएं और उसको भी आप कंप्लीट कर लें। ठीक है, हम देखते हैं आज एक्सरसाइज 1.2 को। बच्चों, इसमें क्या है, दो टाइप की बातें हैं, केवल दो टाइप की। कौन कौन सी टाइप हैं वो? किसी भी जो संख्याएं दी जाएंगी उनके हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। कोई खास बात नहीं बच्चों, कोई नई बात नहीं है, आपने गुणनखंड करना पहले कक्षाओं में सीखा है बहुत अच्छे से, कुछ भी नया नहीं। एक और खास बात है कि अगर संख्याओं का दोनों का गुणा कर दिया जाए तो उनका गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इतनी सी बात और इसमें यहां पर सीखनी है। फिर से बात समझें, किन्हीं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। ये भी आपको इस एक्सरसाइज में इस टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए, बिल्कुल एकदम आसान से सारे क्वेश्चन हैं बच्चों, यहाँ कुछ भी बेसिक नहीं है, एकदम आसान सी एक्सरसाइज है। देखो बच्चों, क्या है ये एक्सरसाइज 1.2। देखिए, यहाँ पर पहले प्रश्न में यहाँ दिया है 1 2 3 4 5 प्रश्न दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि जो हमें संख्याएं दी गई हैं वो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त करना है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करके दिखाना है। बिल्कुल एकदम आसान सा यहाँ पर देखो प्रश्न पूछा गया है। ये आपका पहला प्रश्न का पहला भाग है जिसमें आपसे पूछा गया है कि 140 जो संख्या है इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको लिखना है। देखो कितनी आसान सी बात है बच्चों, आपने क्या ऐसा सीखा है, देखो ध्यान दें, थोड़ा याद करो कि 140 के अगर हमें अभाज्य गुणनखंड करना हो, देखो छोटी वाली क्लासों की बात है ये, नहीं अभी की बात नहीं, आपने छोटे क्लासों में ये पढ़ा है कि 140 के अगर हमें अभाज्य गुणनखंड करना हो तो क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ इस लास्ट वाले अंक को देखते हैं और लास्ट के अंक पर अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, मतलब सम अंक होते हैं, तो उस संख्या को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। कैसे डिवाइड कर लेते हैं? 2 से। अगर अंत में अगर यहाँ पर 3 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है बच्चों, तो निश्चित रूप से ये विषम संख्या है और ये विषम अंक से ही डिवाइड होंगी। सम संख्या 2 से डिवाइड होती है, विषम संख्या 3 से डिवाइड होगी। देखो 5 से नहीं, 5 अगर लिखा है तो समझो निश्चित रूप से वो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, 3 अगर लिखा है तो 3 संख्या 3 से भी डिवाइड हो सकती है, 7 से भी हो सकती है, मतलब होगी विषम से ही। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर बच्चों 2 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो 2 सत्ते 14 और ये आपका देखो 0 है। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 से जब डिवाइड करोगे 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, देखो 35 बार डिवाइड हो रहा है। अब देखो बच्चों, लास्ट में जो है ना 5 लिखा है, हमने बताया था अभी कि अगर अंत ये आपका इकाई वाले स्थान पर 5 लिखा है तो इसको हमें 5 से ही डिवाइड करना है। तो चलो 5 से डिवाइड करोगे, 5 सत्ते 35, देखो 7 बार डिवाइड हो रहा है। 7 को तो केवल 7 से ही डिवाइड कर सकते हो। इस तरीके से बच्चों इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? देखो 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2 × 2 × 5 × 7। यहाँ आप देख सकते हो ये आपके अभाज्य गुणनखंड हैं। इनको आप चाहो ऐसा भी लिख सकते हो। देखो 2 और 2 कितने बार हैं? 2 बार हैं। तो 2 × 2 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 और 7 ये गुणा में ज्यों के त्यों लिख दें तो बच्चों 140 के अभाज्य गुणनखंड देखो 2 की पावर 2 × 5 × 7 हम लिख सकते हैं।
बताओ, किसी को कोई डाउट नहीं, बड़े आराम से सिंपल सारे प्रश्न हैं, इस प्रकार से आप इनको कर सकते हो। जैसे आगे के प्रश्न में लिखा है भाई 100, देखो ध्यान दें, आगे के प्रश्न में लिखा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखिए। बहुत अच्छी बात है भाई, 156 के लिए भी आपको ऐसा ही करना है। देखो 156 यहां लिखना है, ठीक है, और अंत वाले स्थान को देखो हमने बताया इकाई वाले स्थान को देखना है। इकाई पर 6 है तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। फिर देखो अंत वाले स्थान को देखो भैया, ये इकाई वाला है जो है ना 8 है, मतलब सम है तो 2 से कटेगा, 2 से फिर काट दो, 2 तिया 6, 2 ने 18। अब आप देख सकते हो, देखो ये विषम आ गया, अब 2 से कभी नहीं कटेगा ये, तो अब ये 3 से कट सकता है। देखो 3 से भाग करो, 3 तिरका 9 और 3 एकम है ना, एक बार पहले देखो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, तो अब ये देखो 13 बार डिवाइड हो रहा है। अब 13 तो किसी भी संख्या से डिवाइड होता ही नहीं है, 13 तो 13 ही से डिवाइड हो सकता है, तो 13 एकम 13। तो इस तरीके से बच्चों 156 के जो गुणनखंड है वो इस प्रकार से हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। यहां भी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर है, गुणा 3 गुणे 13। ये देखो अभाज्य गुणनखंड हो गए। बताओ यहां कुछ नया आपने सीखा? बिल्कुल भी नया नहीं है, सब कुछ वही है जो आपने पिछली कक्षाओं में सीखा है, ठीक है। अगर यहां पर आगे के प्रश्नों की बात करें, थोड़ी थोड़ी से बड़ी संख्या है, कोई समस्या बिल्कुल नहीं है, करना बिल्कुल वही है। देखो 3825 लिखा है, देखो यहां करके दिखा देते हैं, ये है आपका 3825। तीसरा प्रश्न देखो क्या है बच्चों, 3825, ये है 3825। अब देखो इसको कैसे डिवाइड करना है बच्चों, यहां 5 से देखो डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर इकाई के स्थान पर 5 लिखा है, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर दें। देखो 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 सत्ते 35, ध्यान करो भाई 38 है ना, तो 35, अगर यहाँ 38 में से 35 कम कर दोगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, 2 कितना हो गया, 32 हो गया, 5 छक्का 30, अब कितना बचेगा, 30 इसमें से कम कर दो, 2 बचेगा, अब हो गया 25, और 5 पंचे 25। देखो इस प्रकार से बच्चों यहाँ 5 से भाग कर लिया, ठीक है। अब फिर वही क्रिया दोहरानी है। अंत वाले स्थान को देखो जो इकाई पर है 5 लिखा है, अब ये 5 से फिर डिवाइड हो जाएगा, कर देते हैं। देखो 5 एकम 5, 2 बचा 26 हो गया, 5 पंचे 25, 1 बचा 15 हो गया, 5 तिया 15। ठीक है बच्चों, इतना ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं। इसके बाद देखो लास्ट में 3 लिखा है, तो अब यहाँ 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 पंचे 15 और 3 एकम 3। देखो यहां से ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब ये देखो फिर 3 से डिवाइड हो रहा, 3 से देखो 3 एकम 3, 2 बचा 21 हो गया, 3 सत्ते 21, यहां देखो ये 17। अब 17 संख्या किसी से डिवाइड नहीं होगी, स्वयं से ये डिवाइड हो सकती है, तो 17 एकम 17। अब आपको देखो यहां पर 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो कितने कितने मिल गए, देखो ध्यान दें, ये हमें लिखना है 5 लिखना है, 3 गुणे 3 लिखना है, गुणे 17 लिखना है, बस ये हो गया। देखो इसके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है, सब गुणा कर करके लिखना है। तो बच्चों देखो ध्यान दें, एक बात याद रखनी है कि जो गुणनखंडों का गुणनफल करते हैं, गुणनफल का जो क्रम होता है बच्चों अनिवार्य नहीं है। चाहे आप 2 गुणे 3 लिखें तो अभी आंसर 6 आता है, चाहे 3 गुणे 2 लिखें तो अभी आंसर 6 आता है। तो याद रखिए कि क्रम इधर का उधर हो जाए तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, यहां पर किसी प्रकार का कोई आपको कंफ्यूजिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो यहां देखो ये 5 लिखा है, चाहे तो आप 5 पहले लिख लो, या फिर देखो 3 गुणे 3 2 बार लिखा है, तो यहां पर हम 3 का स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं। पहले हम लिख लें 3 का स्क्वायर, फिर इसके बाद 5 लिख दें, फिर इसके बाद 7 लिख दें, ऐसा लिख दें तो अभी बिल्कुल ठीक है। या 5 पहले लिखा रहने और 3 का स्क्वायर बीच में लिख दें तो अभी कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई समस्या नहीं, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से बच्चों अब शेष बचे हुए 2 प्रश्न आप स्वयं खुद कर लेंगे, है ना, किसी प्रकार की कोई समस्या है ही नहीं, बिल्कुल आसान से सारी बातें वो हैं जो आपने पीछे से पढ़ रखी हैं, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने के बाद बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। इसको जल्दी से आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका जो दूसरा प्रश्न है, देखो वो क्या है,
बच्चों जैसा कि हमने काफी बार आपको बताया है कि ये सारे प्रश्न केवल देखने वाली बात नहीं होती है। यहाँ पर कोई देखने का मतलब ये होता है कि कोई मनोरंजक सीन आ रहा है तो उसको आप देख सकते हो। यहाँ कोई मनोरंजन वाला काम तो है नहीं, आपको सारे नोट्स बनाना है, अपनी कलम और कॉपी बिल्कुल तैयार रख के पढ़ना होता है। ठीक है, तो आप नोट करते रहें। ये है आपके पास। अब दूसरा प्रश्न देखो क्या लिखा है। लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM हमें ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों? LCM और HCF हमें ज्ञात करना है तथा इसकी जांच करिए कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमें जांच करके दिखानी है। बिल्कुल एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ बात है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर ही होता है। ये हमें जांच करके दिखाना है। ठीक है, चलो यहां पर बच्चों दो संख्याएं जो दी गई हैं उनका हमें क्या करना है? LCM ज्ञात करना है, मतलब लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करना है, मतलब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। पहला काम आपको इतना करना है। देखो ध्यान दें, ये आपका दूसरा प्रश्न है और दूसरे प्रश्न का पहला भाग। देखो ध्यान दें, एक तो कोई संख्या है बच्चों 26 और एक कोई संख्या है इसमें आगे 91 है ना। 26 और 91, इसका हमें क्या करना है? इसका हमें HCF ज्ञात करना है, HCF व LCM ज्ञात करना है। ये हमारा प्रश्न है। देखो इतना पहले है ना, ध्यान से समझो बच्चों। यहां पर एक तो हमने HCF ज्ञात करने की विधि आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय वाली बताई है। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि गुणनखंडों का काम चल रहा है, यहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अप्लाई ना करें, बात चल जाएगी। बाय द वे करना चाहो कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें गुणनखंड तो करना ही करना पड़ेंगे क्योंकि LCM भी हमें ज्ञात करना है ना। तो हम गुणनखंड वाली विधि अपनाते हैं। देखो ध्यान दें, ये हमारे पास ये 26 संख्या है और 26 संख्या के जब अभाज्य गुणनखंड हम करें तो मेरे ख्याल से इसको चाहो तो मौखिक भी आप कर सकते हो। देखो ये आपका 2 गुणे 13 लिख सकते हो, 13 दूनी 26, बाकी और गुणनखंड अब 13 के तो देखो हो नहीं सकते। तो ये दोनों गुणनखंड जो लिखे हैं बिल्कुल एकदम 26 के अभाज्य गुणनखंड हैं। इन दोनों गुणनखंडों का जब गुणा करोगे तो देखो 26 ही तो मिलेगा, 13 दूनी 26। इसके बाद बच्चों 91 के भी हम देखो ऐसे ही गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 7 गुणे 13। ध्यान दो, 7 गुणे 13, 13 सत्ते 91 होते। ना 7 के गुणनखंड अब आगे हो सकते हैं ना 13 के हो सकते हैं, तो 7 और 13 अभाज्य गुणनखंड ही हैं। 91 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 7 गुणा 13, 7 और 13 अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब बच्चों बताओ हमें क्या करना है? हमें इन दोनों का HCF ज्ञात करना है। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो महत्तम कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड है वही आपका HCF कहलाता है। तो बच्चों यहां पर देखो ध्यान दें, 13 दोनों में कॉमन है। ठीक है, क्या क्या कॉमन है? 13 यहां ऊपर भी है और 13 नीचे भी है। तो यहां पर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को क्या कहेंगे बच्चों? 13 कहेंगे। HCF तो हमारा 13 निकल के आ गया। अब LCM लीटेस्ट कॉमन मल्टीपल देखो कितना आएगा। LCM ये कितना आएगा बच्चों? क्या करते हैं यहां पर देखो ध्यान दें, यहां पर सभी गुणनखंडों का हमें गुणा करना है। जो डबल टाइम लिखे हैं उनको सिंगल करना है। आप अपनी भाषा में ऐसे याद कर सकते हो। जितने गुणनखंड लिखे हैं ये और ये सब कुछ लिखना है, लेकिन जो गुणनखंड 2 बार लिखे उनको एक ही बार लिखना है, लेकिन लिखना सब है, कोई भी गुणनखंड छोड़ना नहीं है। यहां पर आप लिख सकते हो 2, यहां पर 13 और फिर 7। इस 13 को नहीं लिखना है क्योंकि 13 ऊपर आ चुका है ना। बस इनका गुणा कर दें तो ये आपका LCM हो जाएगा। देखो कितना, यहां पर हम कह सकते हैं 2 गुणे 13 सत्ते 91 और यहां 2 से मल्टीपल करोगे तो 2 एकम 2 और 2 निम 18, यहां पर 182। ये आपका LCM आ जाएगा। इतनी बात बच्चों बिल्कुल ठीक है। अब आगे की प्रोसेस समझो। हमने HCF ज्ञात कर लिया, LCM ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या करना है? हमें ये जांच करके दिखाना है कि क्या इन दोनों का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। देखो यहां जांच करके दिखा देते हैं। क्या करना है? दोनों संख्याओं का गुणा करना है, मतलब 26 व 91 का गुणनफल बता दो कितना होगा। गुणनफल कितना होता है बताओ भाई। गुणा करके लिख देते हैं 26 गुणे 91, 26 गुणे 91।
तो गुणा कैसे करते हैं भाई? दबे बड़ी संख्याएं होती हैं तो एक एक करके गुणा कर लेते हैं। देखो पहले 6 से गुणा करें, अलग कर लें, कोई समस्या नहीं। ये 91 है, यहाँ 26 से गुणा करो, देखो 6 एकम 6 और 6 नंबर 54, ठीक है। 2 से करोगे 2 एकम 2, 2 नम 18 और यहाँ पर देखो 6 और ये भी 6 और ये 8 5 13 है और यहाँ पर 2, तो ये 2366 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2366। इनका देखो गुणनफल हो गया बच्चों। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया? 2366। बताओ 2366। इतनी बात ठीक है। अब बच्चों अगर हम एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करें इतना ही मिलेगा। देखो करके दिखा देते हैं। देखो एचसीएफ गुणा एलसीएम, देखो दोनों का गुणा करके देखो कितना आएगा। एचसीएफ तो बच्चों 13 है और एलसीएम हमने 182 निकाला है। अब करके देख लो भाई गुणा। 13 दूनी 26, हासिल में 2, 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़ दें तो 106, हासिल में 10, 13 एकम 13 और 10 23। बच्चों यहाँ देख लो, चेक कर लो। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं? हाँ बिल्कुल है। आपको यहाँ लिखना है अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये देखो हमें प्रूफ हो रहा है। बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, बिल्कुल एकदम सारा कुछ आसान से करना है, बिल्कुल आराम से समझ के सारे प्रश्न करने हैं। छोटे छोटे सारे प्रश्न हैं बच्चों, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी बच्चों कितने 1 2 3 भाग हैं इसके, हमने केवल अभी 1 भाग किया है। शेष 2 प्रश्न आप स्वयं कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई समस्या वाली बात नहीं है। हमें पहले दोनों के गुणनखंड करने हैं, फिर एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर जांच करके देखना है कि क्या दोनों का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आ रहा है। आएगा पक्का। यदि नहीं आ रहा है इसका मतलब हमने कुछ गलती की है, ऐसा होता ही नहीं है। ये बिल्कुल एकदम ट्रुथ बात है, एकदम सत्य बात है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर ही होता है। ये प्रमेय है, इसलिए यहां पर यही सिद्ध होगा कि दोनों का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर ही निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपको प्रश्न संख्या 2 और 3 मतलब दूसरे प्रश्न के 2 भाग हैं, उनको आप स्वयं खुद करोगे। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करिए। देखो बच्चों यही प्रोसेस फिर करनी है। अब तीन संख्याएं दी गई हैं और 3 संख्याओं का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। और अभाज्य गुणनखंड प्रोसेस, ये भी आपकी अभाज्य गुणनखंड प्रोसेस है। इसी प्रोसेस से हमें अब 3 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। देखो ध्यान दें, काम कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल एकदम सिमिलर काम है। देखो ध्यान दें, यहाँ पर ये है तीसरा प्रश्न और ये तीसरे प्रश्न में देखो जो संख्याएं दी गई हैं, तीसरे प्रश्न में भी 3 भाग हैं। पहला भाग देखते हैं, ये लिखा है 12, फिर लिखा है 15 और 21 है ना, 21। ये 3 आपकी संख्याएं दी गई हैं और इन तीनों में क्या करना है, यहाँ पर हमसे पूछा है एचसीएफ बताओ और पूछा गया है एलसीएम बताओ। और कैसे बताना है, प्रोसेस कौन सी है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें एचसीएफ तथा एलसीएम बताना है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर ये छोटे छोटे से जो प्रश्न हैं उनका गुणनखंड बड़े आराम से हम मौखिक तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर हम 12 के गुणनखंड करना चाहें तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। देखो अभाज्य गुणनखंड बच्चों हो गए कि नहीं हो गए, एकदम आसान सी बात है। 15 के गुणनखंड देखो यहाँ पर हम करना चाहें तो लिख सकते हैं 3 गुणे 5। अब देखो इसके तो अभाज्य इससे ज्यादा तो हो नहीं सकते, तो 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5, देखो ये भी कंप्लीट हो गया। 21 के गुणनखंड बताओ करना है तो कैसे करोगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 गुणे 7। बच्चों 7 तिया 21, देखो 21 के भी अभाज्य गुणनखंड हो गए। 2 गुणनखंड 21 के 2 गुणनखंड अभाज्य 3 और 7। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या करना है, इन तीनों का एचसीएफ ज्ञात करना है। और हमने आपको बताया एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप यहां पर देखो कॉमन फैक्टर है कौन सा, देखो 3 यहां आ रहा है, 3 यहां भी है बच्चों, 3 यहां भी है,
तो केवल 3 गुणनखंड ऐसा है जो तीनों में कॉमन है। यहां पर बच्चों 2 है, लेकिन यहां तो 2 नहीं है, यहां भी 2 नहीं है, इसका मतलब 2 कॉमन नहीं है। यहां 5 है, ऊपर भी 5 नहीं है, नीचे भी 5 नहीं है, मतलब 5 भी कॉमन नहीं है। इसी प्रकार 7 भी कॉमन नहीं है। केवल और केवल 3 कॉमन तीनों संख्याओं में है, इसलिए इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो 3 हो जाएगा। क्लियर बात बच्चों हो गई। इसके बाद आगे अब हमें इसी का एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है? एलसीएम देखो ध्यान दें, एलसीएम क्या होता है, हमने बच्चों बताया कि जो एलसीएम होता है उसमें क्या करना है, लीस्टेस्ट कॉमन मल्टीपल करना है। मतलब इसमें सभी गुणनखंड समझो लिखना है, जो डबल टाइम आए उनको आपको छोड़ना है। मतलब सभी गुणनखंड लिखना है, एक एक बार लिखना है। ठीक, जैसे यहां 2 है, 2 भी लिखना है, 3 भी लिखना है, 2 2 3 ये सब कुछ लिखना है। इस 3 को नहीं लिखना है, इस 3 को नहीं लिखना है, क्योंकि एक बार 3 लिख चुका ना, तो अब आगे वाले में 3 आता है, उसको छोड़ देते हैं। बाकी सभी का हम आपस में गुणा कर लें। देखो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणा 5 गुणा 7, देखो इतना 2 गुणा 2 गुणा 3। अब ये 5 लिखना है, ये 7 लिखना है, ये 3 और 3 को हमें नहीं लिखना है, क्योंकि यहां पर एक बार आ चुका है। ठीक है, सबका गुणा कर दें, एलसीएम हमारा मिल जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 में 7 का गुणा करें, 7 छंग 42, मतलब 420। ये देखो इसका एलसीएम हो गया। किसी को कोई डाउट नहीं? मेरे ख्याल से बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है बच्चों। ये सारे प्रश्न पहले से याद करो, पहले कहीं ना कहीं आपने पढ़े हैं छोटी क्लासेस में। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर ये तीसरा प्रश्न है। मेरे ख्याल से शेष प्रश्न इसमें भी बच्चों आप कर सकते हो। इसका देखो दूसरा पार्ट हम करके और दिखा दें, क्योंकि यहाँ पर ये संख्याएं जो दी गई हैं बच्चों अभाज्य संख्याएं हैं। देखो ध्यान दें, इसमें देखो इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो दूसरा पार्ट है वो उसकी जो संख्याएं दी गई हैं वो ये है। देखो एक तो है 17 और एक है 23, है ना 23, और एक दूसरी संख्या कौन सी है, देखो यहां पर 29 है। इन तीनों का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। बच्चों बहुत आसान से देखो समझने की कोशिश करेंगे। 17 के अभाज्य गुणनखंड बच्चों कुछ नहीं लिख सकते, हम ज्यादा से ज्यादा 1 गुणा 17 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 23 भी अभाज्य संख्या है, उसके भी गुणनखंड हम 1 गुणा 23 लिख सकते हैं। यहां पर 29 संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, इसके भी गुणनखंड 1 गुणे 29 से ज्यादा कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, तो बच्चों अब हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। हमने आपको बताया कि एचसीएफ का मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखना है। बच्चों एक देखो तीनों में आ रहा है, इसका मतलब एचसीएफ तो बच्चों 1 होगा। एलसीएम क्या होगा, अब सबका गुणा कर लें, एलसीएम मिल जाएगा। देखो एचसीएफ तो 1 हो गया, और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बराबर होगा 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29। ये देखो इनका गुणनफल कर लें तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। बताओ, कोई डाउट नहीं वाली बात नहीं। हमें देखो ये एक नहीं लिखना है बाय द वे, वैसे इसमें तो लिख देते तो अभी कोई फर्क नहीं, 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं, लेकिन लिखना उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक ही बार लिखना होता है, इतना याद रखना है। 1 लिखना है, 17 लिखना है, 23 लिखना है, 29 लिखना है, सबका आपस में गुणा करें तो एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम करके क्या दिखाएं, आप कर सकते हो बड़े आराम से। 17 का पहले 23 में कर लें, क्योंकि 1 का गुणा तो इतना ही होता है। 17 या 51 हासिल में 5, 17 दूनी 34 और 5 29, है ना, 34 और 5 39। ठीक है, 34 5 39, 17 या 51 हासिल में 5, 17 दूनी 34 और 5 39, और यहां पर भी हमें अब 29 से गुणा करना है। ठीक है, तो यहां पर देखो 391 है, 29 से अगर मल्टीप्लाई करें तो देखो 9 से पहले कर लें, 9 एकम 9, 9 ने 81। ठीक है, और 9 या 27, 27 में 8 जोड़ दें तो 35 देखो हो जाएगा। अब 2 का गुणा कर दें, 2 एकम 2, 2 ने 18, और 2 तिया 6 और 1 7, यहाँ पर देखो 9, यहाँ 3, यहाँ 8 5 13 है, 10 और 1 11 है। तो इनका देखो गुणनफल बच्चों 11 339 होगा। ठीक है, बाय द वे भाई गुणा उणा कर लेना, बाय द वे कोई गलती है तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लें। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से इसका देखो एलसीएम का मतलब क्या हुआ, एलसीएम का मतलब सबका गुणा करना है, एचसीएफ का मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड जो मिले उनका आपस में गुणा करना है। ठीक है, तो यहां पर केवल एक ही देखो मिल रहा है,
बाय द वे यहाँ भी 2 होता, यहाँ 2 होता, यहाँ होता, तो हम गुणा 2 और लिख देते हैं, है ना। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आए उनका हम आपस में गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ निकल आएगा और एलसीएम का मतलब हमें सभी गुणनखंड लिखने हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक भी बार लिखना होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से देखो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात हो गया। चलो इसको भी नोट करें और इसका जो तीसरा भाग है बच्चों उसको आप स्वयं कर सकते हो, बिल्कुल ठीक वैसा ही है। इसमें भी एचसीएफ इसका एक ही आएगा क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ भी नहीं है। 8, 9 और 25, 8, 9, 25 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसका एचसीएफ एक आएगा और एलसीएम गुणा करके मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो एक बात बता दें बच्चों, यहां लिखने का भी एक तरीका है, इसको भी थोड़ा समझ लें, इसको भी समझ लें। जैसे एक संख्या हमारी कौन सी है, देखो यहां पर ऐसे भी लिखा जा सकता है कि हम एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं कौन कौन सी संख्याओं का, 17, 23 और 29 का हम कर रहे हैं। तो एचसीएफ हमें कितना मिला बच्चों, 1 मिला। एलसीएम हमने काय का निकाला है, 17, 23 और 29 का निकाला है। इनका एलसीएम हमने निकाला है 11, 339, ठीक है। तो हम इसका आंसर देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि हमने ये तीनों संख्याओं का एचसीएफ 1 निकाला है, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम हमने इतना निकाला है, ठीक है, क्लियर बात। अच्छा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, इसको रब कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखो ध्यान दें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यहां पर कहा गया है कि 2 संख्याएं हैं, कौन कौन सी, 306 और 657। इनका एचसीएफ हमें 9 दिया गया है। देखो प्रश्न आपका चौथा है और उसमें ऐसा कहता है कि भाई एचसीएफ काय का एचसीएफ यहां पर दिया है 306 और 657। इन दोनों का जो एचसीएफ है बच्चों वो 9 दिया गया है, ठीक है, 9 ये हमें दिया गया है, ठीक है, ये हमें दिया गया है। वैसे अगर हम निकालेंगे तो 9 निकलेगा, लेकिन हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हमें इन दोनों का एचसीएफ 9 दिया गया है, ठीक है। और इन दोनों का एचसीएफ एलसीएम हमसे पूछा गया है, एलसीएम 306 और 657 का हमसे पूछा गया है बच्चों, ये आपका प्रश्न है। अभी हमने एक बात आपको बताई थी, एक प्रश्न में भी सिद्ध करवाई गई थी कि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। यहां पर एक फॉर्मूला हम याद रखने की कोशिश करें, देखो ध्यान दें, क्या अभी हमने बताया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है। या इसको ऐसे लिख दें कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है बच्चों। ये अब मानो सूत्र बन गया। वैसे ये प्रमेय है कि दोनों का 2 संख्याओं का गुणनफल काय के बराबर होता है, उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर बच्चों एचसीएफ देखो हमें प्रश्न में दिया गया है कि इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 9 है। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना है ये हमसे पूछा गया है। अब दोनों संख्याओं का गुणा कर लें। दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक संख्या है 306 और एक संख्या है 657, ठीक है। बात बताओ बच्चों, इतनी बात ठीक है। इन दोनों का गुणनफल लघुत्तम और महत्तम समावर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। तो बच्चों एलसीएम बराबर अगर निकालना चाहें तो ये 9 वाली संख्या हटाओ, गुणा वाली संख्या भाग में चली जाएगी। 306 गुणे 657 और भाग में यहां पर 9 लिखना है, ठीक, ये भाग में चला जाएगा। समझो एलसीएम ज्ञात हो गया। इसको हल कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। बड़े आराम से देखो समझने की कोशिश करें। पहले 9 से इसको डिवाइड कर लें। 9 से अगर डिवाइड करें तो देखो 9 3 27, ध्यान से समझना, 9 3 27 बच्चों 3 बचेगा 27, 30 में से 27 घटाएंगे 3 बचेगा और ये 6 36 हो गया। 9 चौको 36, ध्यान से समझो। इसको इससे अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितने 34 बार डिवाइड होगा, तो ये हो गया 34 गुणे 657। अब बताओ भाई 34 और 657 का अगर गुणा कर दें तो ये एलसीएम हमें मिल जाएगा, ठीक है। क्या करना है, 657 और इसमें हमें 34 से गुणा करना है। बिल्कुल आसान बात है बच्चों, हमें क्या गुणा है ना, आप खुद कर सकते हो। 4 7 28 हासिल में 2, 4 5 20 2 22 हासिल में 2
और 4 छंग 24 और 2 26, ठीक है। 3 से गुणा कर लो, 3 सत्ते 21 हासिल में 2 और 3 पंचे 15 और 2 17 हासिल में 1 और 3 छंग 18 और 1 19। यहाँ से देखो इनको यहाँ जोड़ देते हैं 8 और ये 3, 7 6 13, 9 2 11, 1 12 और यहाँ पर 2 22 338। क्या लिखोगे? 22 338 लिखोगे बच्चों, ठीक है। बताओ, कोई डाउट वाली बात नहीं, बड़े आराम से देखो। गुणा भाग करना बिल्कुल गलती वाली बात नहीं है। अगर गलती आपसे होती है तो ये छोटी छोटी गलतियां उन पर सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। गुणा उड़ा तो आप कर सकते हो, बाय द वे हमसे गलती हो तो आप सुधार सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं। तो याद रखना है बच्चों कि HCF और LCM का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो प्रश्न में हमसे LCM पूछा गया है, HCF 9 दिया गया है और दोनों संख्याओं का गुणनफल देखो, दोनों संख्याएं ये दी गई हैं तो दोनों का गुणनफल हमने कर लिया, 9 से डिवाइड कर दिया तो ये LCM निकल के आ गया। अगर हम चाहें इसको ऐसे लिख सकते हैं कि LCM 306, LCM 306,657 बराबर हमें आंसर में लिखना है 22,338 लिखना है बच्चों। ये आपका देखो आंसर है। क्लियर बात है बच्चों, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लें। तो बच्चों प्रश्न आपसे कहता है कि जांच करके बताना है कि 6 की पावर n के किसी मान के लिए, n कोई प्राकृतिक संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 6 की पावर n संख्या जो है क्या कभी शून्य पर समाप्त हो सकती है? जांच करके ऐसा बताना है बच्चों। जो शून्य पर समाप्त होने वाली संख्याएं हैं देखो, उनको पहले आप समझें कि जो शून्य पर समाप्त होती हैं वो कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। देखो बच्चों 10 संख्या है शून्य पर समाप्त हो रही है, 20 है वो भी शून्य पर समाप्त हो रही है, 30 है वो भी शून्य पर समाप्त हो रही है, 40 50 60 100 ये सभी संख्याएं देखो बच्चों शून्य पर समाप्त हो रही हैं। 110 शून्य पर समाप्त हो रही है। अंत में शून्य लिखा हो तो समझो शून्य पर समाप्त हो रही है, यही तो बात है। तो बच्चों इन संख्याओं की कुछ खास बात समझो। इन संख्याओं की कुछ खास बात कुछ इस प्रकार है कि अगर इनके गुणनखंड करे जाएं तो देखो 2 गुणे 5 आता है। 20 के गुणनखंड करें तो 2 गुणे 2 गुणे 5, यहाँ पर देखो 2 गुणे 2 गुणे 5 20 के गुणनखंड हो गए। 30 के गुणनखंड करना है, देखो ध्यान दें 2 गुणे 5 गुणे 3, ध्यान दो भैया, 2 पंचे 10 10 या 30। यहाँ देखो 40 का गुणनखंड 2 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 दूनी 40। देखो ध्यान दें 40 के गुणनखंड हो गए 10, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 दूनी 40। 100 के गुणनखंड करना है, 2 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100। देखो ऐसे लिख सकते हो। 110 के गुणनखंड करें तो 11 गुणे 2 गुणे 5 लिखोगे। देखो ध्यान दें, अब यहीं तक रखते हैं, इतने ही में सारी बात समझ में आ जाएगी। बच्चों ध्यान से समझो कि जो संख्याएं शून्य पर समाप्त होती हैं उनके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों में जब गुणनखंड करते हैं तो 2 और 5 जरूर आता है। ध्यान से समझो, देखो यहाँ पर 2 है 5 है, इसके हमने गुणनखंड करे, इसमें देखो 2 और 5 आया, इसके भी गुणनखंड करे तो 2 और 5 आए, इसके भी गुणनखंड करे तो 2 और 5 जरूर आएगा। और कुछ आ जाए वो अलग की बात है, लेकिन 2 और 5 जरूर आएगा। जैसे इसके देखो गुणनखंड करे तो 2 आया 5 आया 11 भी आया, 11 आने तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 और 5 आना अनिवार्य है। जिस कोई संख्या ऐसी हो जो शून्य पर समाप्त हो रही है तो उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 2 गुणनखंड जरूर आते हैं, और आते हों तो कोई बात नहीं। देखो यहां पर आप समझें कि अगर 6 की पावर n के गुणनखंड करें तो 2 गुणे 3 और इसकी होल पावर n। बच्चों ध्यान से समझना है, 6 के गुणनखंड कितने होंगे? 6 के गुणनखंड 2 गुणे 3 होंगे, पावर n लगा है, इसका मतलब 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n। सिंपल सी बात है बच्चों। n का मान अपनी मन से हम 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख लें। क्या यहाँ पर कभी 5 हो सकता है? 2 तो है गुणनखंड लेकिन 5 गुणनखंड नहीं है। तो अगर 5 नहीं है, हमने बताया कि वो जो संख्याएं शून्य पर समाप्त होती हैं उनके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आता है। तो बच्चों यहाँ 2 तो आ रहा है लेकिन 5 इसके गुणनखंड जब किए गए तो 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब 6 की पावर n का मान कुछ भी लिख दिया जाए, n का मान यहाँ कुछ भी लिख दिया जाए, लेकिन 6 की पावर n जो संख्या है वो शून्य पर समाप्त कभी नहीं होगी। तो आपको यहाँ रीजन क्या लिखना है?
यहां लिखना है चूंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आ रहा है। देखो ध्यान दें, 2 तो आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आ रहा है, अतः n का कुछ भी मान हो, परंतु 6 की पावर n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इतना आपको बच्चों लिखना है आंसर में। बोलो एकदम सिंपल सी बात है, किसी को कोई समस्या नहीं। अगर हमने इसके गुणनखंड करे और गुणनखंड में 2 आ गया, 5 नहीं आया, 5 और आ जाता तो निश्चित रूप से यह संख्या शून्य पर समाप्त हो जाती। n के मान को कुछ भी रख दो, चाहे 2 लिख दें, चाहे 3 लिख दें। भाई अगर हम n का मान 2 लिख दें तो 2 गुणे 2 2 बार लिखोगे, 3 गुणे 3 2 बार लिखोगे। n का मान 2 लिखने पर ये 2 बार गुणा हो जाएंगे, है ना। और अगर हम 5 लिख दें, n का मान 5 लिख दें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 5 बार लिखना है। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 5 बार लिखना है। भैया इसमें 5 कभी नहीं आएगा, 2 तो है लेकिन 5 कभी नहीं आएगा। तो जब 5 नहीं आएगा, 2 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक। और 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ भी आ जाए कोई मतलब नहीं। तो यहां पर केवल 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। तो आपको लिखना है 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आ रहा है, अतः n का मान कुछ भी हो, परंतु 6 की पावर n संख्या शून्य पर समाप्त कभी नहीं होगी। ठीक है, इतना आंसर आपको बच्चों देना है। बात आई समझ में? उम्मीद है कि बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ में आई होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। बच्चों नोट करें इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वें पर देखते हैं। देखो 6वां प्रश्न क्या है, लिखा है बच्चों, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? बहुत अच्छी बात है बच्चों, भाज्य संख्याएं क्यों हैं? आप हमें एक बात बताओ, इसको रब कर लें पहले। चलो इसको पहले रब कर लेते हैं। 6वां प्रश्न देखो, पहले प्रश्न लिख लेते हैं फिर इसको समझें। 6वां प्रश्न है, संख्याएं देखो कौन कौन सी बच्चों यहां पर दी गई हैं। ये कोई संख्याएं इस प्रकार हैं, देखो 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस में 13, यही तो है। ये संख्या आपको ये बताना है कि ये संख्या भाज्य क्यों है। भाई यहां पर आपने देखा कि ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, लेकिन जो संख्या बन रही है वो भाज्य क्यों है? जब अभाज्य संख्या है तो अभाज्य ही होना चाहिए, लेकिन है ये भाज्य क्यों है? देखो इसका रीजन अभी बताएंगे। एक बात पहले, चलो इसी को निपटा लेते हैं, या फिर हम दोनों संख्याएं लिख दें। एक प्रश्न आपका यहां पर है और एक दूसरी संख्या और लिखी है, देखो उसको भी लिख लेते हैं। दूसरी आपकी है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणा 1 प्लस 5, ये आपकी देखो संख्या है। ये दोनों संख्याएं भाज्य हैं। क्यों भाज्य हैं आपको ये बताना है। बच्चों भाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं? भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो जाएं। देखो ध्यान दें, जैसे हम आपसे कहें कि कोई संख्या 7 है, अगर हम 7 के गुणनखंड करें बच्चों 1 गुणा 7 लिख सकते हैं। तो हर किसी संख्या के, चाहे वो भाज्य हो चाहे अभाज्य हो, 2 गुणनखंड होना तो अनिवार्य है। अभाज्य संख्याओं के भी 2 गुणनखंड हो जाते है ना। तो अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाएं तो आप ऐसा कहोगे कि निश्चित रूप से वो संख्या भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। अगर 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जैसे हम आपसे कहें कि संख्या 8 ले लें, तो 8 के गुणनखंड करें बच्चों तो 2 गुणे 2 गुणे 2। यहां पर आप देख सकते हो कितने गुणा, यहां पर गुणनखंड कितने हो गए? यहां पर आपने देखा ये गुणनखंड 4 हो गए। 1 2 3 4, यहां पर 8 के 4 गुणनखंड हो गए, 4 छोटे छोटे टुकड़ा हो गए, है ना, ऐसे कह सकते हो। तो अगर यहां पर 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाएं तो समझो ये संख्या कैसी हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि 8 संख्या भाज्य है ना।
तो गुणनखंड करके हमें पता लग जाएगा कि संख्या भाज्य है या अभाज्य है। तो पहले तो हम इस पूरी संख्या को हल कर रहे हैं। देखो ध्यान दें, 7 गुणे 11 प्लस 13 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13। बच्चों एक काम करो कि इन दोनों, देखो ध्यान दें, एक पद आपका ये है, एक पद ये है। पद हमेशा प्लस और माइनस से अलग अलग डिवाइड होता है। यहाँ पर प्लस का निशान है, यहाँ से एक पद इधर है, एक पद इधर है। कभी बच्चे भ्रम ना करें, यहाँ पर गुणा का चिन्ह जब होता है तो वो एक ही पद माना जाता है। यहाँ से यहाँ तक ये एक पद है ना, ये पद एक है, ये अलग है। तो इन दोनों जगह से, दोनों टर्म से आप देख सकते हो 13 कॉमन ले सकते हो बच्चों, ले सकते हो। तो अगर ये 13 डिवाइड में चला जाएगा, मतलब 13 कॉमन में चला जाएगा, तो 11 से 77 तो बच्चों यहाँ बचेगा। प्लस का ये निशान लगाओ, 13 से 13 डिवाइड करोगे, देखो एक बार 13 कॉमन ले तो एक बार चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं 13 गुणे, यहाँ पर 77 में एक जोड़ोगे तो यहाँ पर देखो 78 मिलेगा। ठीक है, तो अब इनके अगर हम गुणनखंड करें, चूंकि 13 के तो गुणनखंड हो नहीं सकते, 78 के गुणनखंड करें बच्चों, तो यहाँ पर 13 गुणा 7 लिख सकते हैं। 13 6 78 है ना, 6 13 गुणा 6 लिख दें, 13 6 78 होता है। और 6 के भी गुणनखंड करना चाहो तो देखो 3 गुणे 2 और गुणा 1 लिख दें। अब देखो 78 की ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो कुल मिला के जो आपकी संख्या दी गई थी उसके अभाज्य गुणनखंड देखो 1 2 3 4 5, इसके जब हमने गुणनखंड करे बच्चों तो 5 गुणनखंड इसके प्राप्त हो रहे हैं, जो कि 2 से ज्यादा है। हमने बताया किसी संख्या के अगर हम गुणनखंड करें और 2 से ज्यादा अगर मिलते हैं तो वो संख्या कैसी होती है बच्चों, भाज्य होती है। ये संख्या काय से भाज्य है, देखो ये 13 से भी विभाजित हो जाएगी, ये 2 से भी विभाजित हो जाएगी, ये 3 से भी विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब ये संख्या कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो बच्चों आपको यहाँ पर लिखना है ये संख्या कैसी है, भाज्य है। इतनी बात ठीक है। ये कैसी संख्या है बच्चों, भाज्य है। क्यों भाज्य है, इसका रीजन आपको अगर लिखना है तो यहाँ लिखें, चूंकि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हैं, 2 से अधिक है, इसलिए ये संख्या कैसी है बच्चों, ये संख्या आपकी भाज्य। ठीक है, ये आपका क्यों भाज्य है उसका कारण आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, भाज्य है क्यों है, क्योंकि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हैं, इसलिए ये संख्या भाज्य। क्लियर बात हो गई। अच्छा भाई, इसको भी चेक कर लेते हैं। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस यहाँ लिख देते हैं 5। अब बताओ बच्चों ये संख्या कैसी है, ये संख्या जो भाज्य है तो क्यों भाज्य है, इसको भी बताना है। बिल्कुल वही काम करना है। यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो, पहला एक पद ये है, ये प्लस का निशान लगा है, इधर एक पद ये है, तो दोनों पदों से बच्चों 5 कॉमन दिखाई दे रहा है। बिल्कुल एकदम 5 कॉमन ले लो। 5 यहाँ से देखो ये कॉमन में चला जाएगा, तो 6 और 7 7 6 42, तो यहाँ लिख दें 42, तो ये हो गया 42, ये हो गया, ये कॉमन में चला गया। 4 3 12 12 और गुणे 2, क्या लिखोगे 12 गुणे 2 लिखोगे। ठीक है, और 1 का गुणा करोगे इतना ही रहेगा, प्लस का निशान लगा दो। और यहाँ 5 से देखो 5 का भाग करोगे तो +1। ध्यान से समझना है बच्चों इतनी बात। देखो एक बार यहाँ देखो फिर से समझो, ये 5 है, ये 5 है, दोनों जगह से 5 कॉमन ले लिया, तो इनका दोनों का गुणा 7 6 42। देखो ध्यान दें, ये 5 कॉमन में चला गया। यहाँ पर 4 3 12 दूनी 24, देखो ये 24 लिख दो, ऐसे भी कर सकते हो। प्लस का निशान लगाओ ये वाला, और 5 से 5 डिवाइड करोगे, देखो 1 बचेगा। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर दो, अब कितना होगा देखो ध्यान दें, यही हमने किया है, यहाँ पर 2 लिख दिया गुणा में, कोई दिक्कत नहीं, 12 दूनी 24, बात तो एक ही है। ठीक है कि नहीं। अब यहाँ से बच्चों इनका देखो हम यहाँ से इस प्रकार, चलो यहीं पर लिख देते हैं, बराबर का निशान लगाओ, 5 ज्यों का त्यों। 12 दूनी 24, हासिल में 2, और 12 चौको 48, और 2 कितना होता है 50। और अब फिर 2 का गुणा करना है, +1 लिखना है। धीमे धीमे से गुणा करें, बड़े आराम से। देखो 2 का गुणा करोगे, 2 का गुणा 4 में, 4 दूनी 8, और ये 0, 5 दूनी 10। ठीक है, 1008 + 1 यहाँ पर, इतनी बात ठीक है बच्चों। 1 इसमें जोड़ोगे तो निश्चित रूप से 5 इंटू यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1009 लिख देंगे बच्चों, 1000। ठीक है, तो अब यहाँ पर 5 गुणे
1009। अब यहाँ पर 1 का तो गुणा कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी भी संख्या में 1 का गुणा कर दें। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि ये 3 इसके देखो गुणनखंड हो गए। कितने गुणनखंड हो गए? 3 गुणनखंड हो गए, है ना। 1 के अतिरिक्त गुणनखंड की बात है, 1 तो हर एक में होता है ना। 2 मिल जाए मतलब ये 2 गुणनखंड हो गए। 1 के अतिरिक्त गुणनखंड 2 मिल जाए तो अभी बात तो वही है। या हम ऐसे कहें कि 2 से अधिक मिल जाए। देखो 2 से अधिक का मतलब 1 भी साथ में लेना है, तो 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, तो कितने गुणनखंड हो गए? 3 हो गए। आपको यहां पर लिखना है, मतलब ये वाली संख्या 5 से भी विभाजित है और ये वाली संख्या 1009 से भी विभाजित है। इसका मतलब ये संख्या कैसी संख्या है? विभाज्य संख्या है, मतलब भाज्य संख्या है। आपको आंसर में यहां लिखना है ये संख्या कैसी है बच्चों? भाज्य है। और क्यों भाज्य है उसका यही रीजन आपको यहां लिखना है, क्योंकि यह संख्या या इस संख्या के, ऐसे लिख दे है ना, इस संख्या के, क्योंकि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हैं, 2 से अधिक हैं। इसका मतलब ये संख्या कैसी है? भाज्य है बच्चों। इतनी बात तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। अब इस प्रश्न में तो कोई समस्या नहीं रही। चलो भैया इसको भी नोट कर लें। और बच्चों इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है, इसको भी देखेंगे। लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। खेल का मैदान है, उसके चारों ओर ये वृत्ताकार एक पथ बनाया गया है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि लड़का है, मेहनत से दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, केवल 12 मिनट में चक्कर लगा लेता है। सोनिया कोई लड़की है, वो थोड़ा कम मेहनत कर पा रही है, 18 मिनट में वो अपना चक्कर पूरा करती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। आगे आपका ये लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, और एक ही दिशा में चलते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आपसे प्रश्न कहता है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बच्चों देखो ध्यान से समझने वाली बात है, इसको रब कर ले, पहले इसको रब कर लेते हैं। देखो खेल का कोई मैदान है, दौड़ के लिए इस प्रकार से देखो ये वृत्ताकार पथ बनाया गया है। ये दौड़ का मैदान है, ये वृत्ताकार कोई पथ है। ठीक है, यहां से दौड़ लगवाई जा रही है। दौड़ के लिए हमेशा आपने देखा भी होगा कि जब जगह कम होती है तो इस प्रकार से वृत्ताकार पथ बना देते हैं, है ना, इसमें दौड़ा देते हैं बच्चों को, है ना। और अगर जगह ज्यादा हो तो भाई हम सीधा भी दौड़ा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो हमारे प्रश्न का जो प्रश्न पूछा गया है आपसे वो कुछ इस प्रकार से है कि वृत्ताकार मैदान है और मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहां से दोनों को दौड़ाना शुरू कर दिया। एक रवि लड़का है, एक सोनिया लड़की है, और यहां से उसने दौड़ना चालू किया। मान लेते हैं एक ही दिशा में, देखो कह रहा ना, यहां पर दोनों को खड़ा कर दिया गया। एक जगह पर रवि है, एक जगह पर सोनिया है। दोनों ने दौड़ना चालू किया और एक ही दिशा में एक ही समय पर। इसने भी देखो दौड़ना चालू कर दिया, इसने भी दौड़ना चालू कर दिया इसी दिशा में। ठीक है, ये कोई रवि लड़का है तो भाई लड़का है, इसने प्रश्न कहता है कि जल्दी जल्दी मतलब तेज स्पीड पर दौड़ रहा है और ये 12 मिनट में अपना चक्कर पूरा करके यहां पे आ जाता है। ठीक, ये सोनिया लड़की है, ये भी दौड़ रही है लेकिन ये थोड़ा स्लो, धीमी गति से दौड़ रही है, तो ये 18 मिनट में चक्कर पूरा करती है। निश्चित रूप से जब रवि एक चक्कर पूरा कर लेगा तो सोनिया पीछे रह जाएगी। बच्चों ये बिल्कुल एकदम फैक्ट बात है, क्योंकि ये केवल 12 ही मिनट में पूरा करता है और ये 18 मिनट पूरा करने में लगाती है सोनिया, तो निश्चित रूप से सोनिया पीछे रह जाएगी और ये आपका रवि जो लड़का है उसका चक्कर पहले हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चक्कर तो ये लग गया। अब दूसरा चक्कर, अब ये देखो आगे पीछे हो गए, तो कुछ देर बाद ऐसा होगा कि रवि एक अपना दूसरा चक्कर पूरा कर लेगा, तब सोनिया बेचारी यहां पर आ जाएगी, फिर और पीछे हो जाएगी। भाई एक चक्कर में तो यहां रह गई, दूसरे चक्कर में और पीछे रह जाएगी, है ना। तीसरा चक्कर लगाएगा ये रवि, तो अपना उसने चक्कर पूरा कर लिया, सोनिया और पीछे रह गई, यहां पर मान लो रह गई। इसके बाद में रवि ने चौथा चक्कर किया तो हो सकता है कि वो यहां पे आके मिल जाए
मतलब पीछे पीछे रहते एक कोई चक्कर कम हो जाएगा तो एक दूसरे से मिल जाएंगे, है ना, यही तो सिस्टम है। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, देखो ध्यान दें, रवि को चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं, सोनिया को चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। तो कितने समय बाद वो एक दूसरे से मिल पाएंगे, ये आपका प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, तो इनको दोनों को मिलने में जो समय लगेगा वो इनके दोनों के समय का हम एलसीएम ज्ञात कर लें तो जो मिलने का, दोनों के मिलने का समय होगा वो निकल के आएगा। देखो यहां पर समझो, ये है आपका रवि के एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर कितना है बच्चों, 12 मिनट। ठीक है, सोनिया को कितना समय लगा, सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर कितना है, 18 मिनट है। ठीक है, मिनट, इतनी बात ठीक है। दोनों के अगर हम यहां पर देखो 12 और 18 का एलसीएम निकालना चाहें तो 12 और 18 दोनों को देखो पहले इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। 12 के गुणनखंड 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 लिखें। 18 के गुणनखंड करें तो 2 तिया 6 और 6 तिया 18 लिखें। अब हम दोनों के देखो एलसीएम निकालें। क्या निकालें बच्चों, एलसीएम निकालें। देखो 3, यहां पर आपको क्या करना होता है, जो आपके गुणनखंड हैं वो सभी गुणनखंडों का आपस में गुणा करना है। जो 2 इसमें और इसमें जो कॉमन होते हैं वो कॉमन केवल एक बार लिखते हैं हम। यहां पर हमें देखो 2 लिखना है, 2 और 2 कॉमन है। इस 2 में केवल ये वाला 2 नहीं लिखना है, ये 2 लिखना है। यहां पर देखो ये भी 2 लिखना है, ये 3 है, ये भी 3 है, तो केवल एक 3 लिखना है, ये नहीं लिखना है 3, और ये भी आपको 3 लिखना है। ठीक, मतलब केवल उभयनिष्ठ वाला हमें नहीं लिखना है। यहां पर ये उभयनिष्ठ है, ये भी नहीं लिखना है, बाकी बचे हुए सारे गुणा कर लें। तो इस प्रकार से 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। यहां पर आप देख सकते हो 36 मिनट बाद बच्चों क्या होगा, 36 मिनट बाद। तो इस प्रकार बच्चों आपने ये देखा कि रवि जो है ना, रवि है वो 12 मिनट समय ले रहा है, 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है। तो निश्चित रूप से 12 तिया 36 मिनट में वो कितने बच्चों चक्कर करेगा, 3 चक्कर कंप्लीट करेगा। 12 दूनी 24, 12 तिया 36। रवि के द्वारा जब 3 चक्कर पूरे होंगे तब सोनिया के द्वारा कितने चक्कर पूरे होंगे, सोनिया के द्वारा देखो ध्यान दें 18 मिनट लगता है, 18 दूनी 36, तो वो 2 चक्कर पूरा कर पाएगी। जब रवि 3 चक्कर करेगा तो सोनिया 2 चक्कर ही लगा पाएगी और तब प्रारंभिक बिंदु पर जाकर के वो मिल जाएगी। कितने समय बाद, 36 मिनट बाद रवि और सोनिया एक दूसरे से मिल पाएंगे। कहां पर, जहां से वो दौड़ना प्रारंभ किया था वही प्रारंभिक बिंदु पर जाके मिलेंगे। कितने समय बाद, 36 मिनट बाद। ठीक है बच्चों बात। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर है 6वां, मतलब इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न। उम्मीद है कि बच्चों ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई होगी। किसी प्रकार की ये आपका 6वां नहीं बल्कि ये आपका 7वां प्रश्न है ना, 7वां अंतिम प्रश्न है। तो इस तरीके से बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी पूरी समाप्त हो गई एकदम बढ़िया से। मेरे ख्याल से किसी प्रकार कोई समस्या वाली बात नहीं हुई होगी। अब बच्चों इससे आगे आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद आगे जो है वो आपको ये पढ़ना है कि √2, √3 ये आपकी अपरिमेय संख्या क्यों है। आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि √2, √3, √7, √5 ये सभी संख्याएं कैसी संख्या हैं, अपरिमेय संख्या हैं। तो हमें इनको सिद्ध करके दिखाना है अगली वाली एक्सरसाइज 1.3 में। ठीक है, सारे प्रश्न लगभग एक जैसे हैं, बहुत आसान है, एकदम आराम से हमें 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है इससे अगले वाले वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, इसको आप बड़े आराम से कंप्लीट करें। ठीक है, अगले वाले वीडियो को अगली वाली एक्सरसाइज को कल वाली वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ठीक है बच्चों।